नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट। एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट यही हमारा इन्वेस्टिंग में आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग। प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग, बोरो किया है तो ये हमारा फाइनेंसिंग में आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर इन्वेंट्री, ये ठीक है। पेमेंट फॉर सैलरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये आएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से आएंगे, देखिए फर्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग। पहले तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग। बोरिंग किस में आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, लाइक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये भी फाइनेंसिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग, ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में आएगा। परचेज ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज़, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम परचेज करते हैं शेयर्स को तो वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। लोन्स टू अदर, अगर हम किसी और पर्सन को लोन देते हैं, अगर तो हम बोरो कर रहे हैं, खुद बोरो कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग में आता है। बट अगर हम किसी और पर्सन को लोन देते हैं तो वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखनी है हमने, तो फर्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। रीपेमेंट ऑफ डेट, ये भी फाइनेंसिंग में, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इम्पैक्ट डज डेप्रिसिएशन हैव ऑन द कैश अकाउंट। डेप्रिसिएशन का कैश अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज इसमें तो कोई कैश की मूवमेंट ही नहीं होती, राइट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डेप्रिसिएशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द कैश अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इफ नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर एडेड टुगेदर, अगर हम सभी कैश को ऐड कर ले तो रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, द चेंज इन कैश, की जो कैश है उसमें टोटल कितना चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए नोट पेबल इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसिडर करेंगे, नहीं। इंटरेस्ट की पेमेंट अगर किसी नोट पेबल पे, मतलब हमें कोई बिल्स पे करने हैं और उस पर हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, वो आएगा ऑपरेटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑन ए नोट रिसीवेबल। अगर हम किसी नोट रिसीवेबल पे की कलेक्शन कर रहे हैं तो क्या वो फाइनेंसिंग में आएगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो डिटर्मिनेशन ओनली अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नो। जो ये मेथड्स हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट है कैश फ्लो एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्विजिशन एंड डिस्पोजिशन आर रिपोर्टेड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी कैश फ्लो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इससे जुड़ा होता है कि हम ये खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक्सप्लेन हाउ द कैश बैलेंस चेंज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि जो कैश है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैसे चेंज हुआ है। नेक्स्ट है अंडर द इनडायरेक्ट मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज added to net income because it decrease the net income but does not consume a cash outflow, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कैश फ्लो एसोसिएटेड विद इशुएंस एंड रिटायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी आर रिपोर्टेड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या लिखा है, कैश फ्लो एसोसिएटेड विद इशुएंस एंड रिटायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, ठीक है, इशू कर रहे हैं हम, एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो ये आएगा हमारा राइट आंसर, मतलब ये आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, राइट, ये आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड नॉट क्रिएट ए कैश फ्लो। कौन सी ट्रांजैक्शन कैश फ्लो क्रिएट नहीं करती। अगर कोई कंपनी खुद अपने शेयर्स परचेज कर रही है तो ये आएगा फाइनेंसिंग में। अमोटाइजेशन ऑफ ए पेटेंट, अगर हम किसी पेटेंट को अमोटाइज कर रहे हैं तो इसमें कोई कैश फ्लो क्रिएट नहीं होता, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिपोर्टेड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या नहीं आता, सेलिंग ए डेप्रिशिएबल एसेट फॉर कैश
एट लॉस, अगर हम किसी एसेट को बेच रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। नेक्स्ट है परचेजिंग पेटेंट, अगर पेटेंट खरीदने कैश यूज़ कर रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टिंग में ही आएगा। परचेजिंग लैंड इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक, स्टॉक के बदले में लैंड खरीद रहे हैं, मतलब कैश की तो मूवमेंट हुई नहीं, तो ये इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है? कंपनी विद अ नेट लॉस ऑन द इनकम स्टेटमेंट विल ऑलवेज हैव ए नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसने क्या बोला कि अगर एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में लॉस है, नेट लॉस है, तो उसकी नेट कैश आउटफ्लो है जो वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, उस मतलब आउटफ्लो होगा उसमें, ये गलत है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर हम इक्विपमेंट्स को परचेज कर रहे हैं तो उसे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रखेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कैश डिविडेंड रिसीव्ड ऑन स्टॉक इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नो, ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और कैश डिविडेंड पेड है जो वो आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड एज ए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड अर्नड, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। परचेजिंग लैंड इन एक्सचेंज फॉर कॉमन स्टॉक, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कैश की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। नेक्स्ट है सेलिंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस फॉर कैश, ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इसका सही आंसर है जो वो ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट मेथड इज फॉल्स। इनडायरेक्ट मेथड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स है? फर्स्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एडेड टू नेट इनकम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है नेट इनकम में, ये ठीक है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल इज एडेड टू नेट इनकम, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या हो गया? करंट एसेट में इंक्रीज, तो इसको हम ऐड नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड बी रिपोर्टेड एज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिपोर्ट करेंगे? फर्स्ट है द कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। एक्वायरिंग लैंड बाय साइनिंग बिल पेबल, ये भी फाइनेंसिंग में आ जाएगा। पेइंग कैश टू शेयर होल्डर फॉर डिविडेंड, कैश पे कर रहे हैं फॉर डिविडेंड, तो ये आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, कौन सी फॉल्स है? ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिस्टेड कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड, यही फॉल्स है। मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो कैसे प्रिपेयर करती हैं? इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी होता है इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट इनकम व्हेन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इसमें क्या आएगा? एंड डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद की बात है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। एंड इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है जो उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आएगा। तो नेक्स्ट है गेन इन द सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट्स को बेचने से जो गेन हो रहा है इसको हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एडेड टू नेट इनकम व्हेन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज आएगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो एन इंक्रीज इन द अकाउंट्स पेबल, वैसे तो ये ऐड होगा बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले रहे हैं तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है पेटेंट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, पेटेंट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हैं तो ये क्या होंगे? ये ऐड हो जाएंगे। मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट इनकम व्हेन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड हम जब यूज़ करते हैं तो क्या डिडक्ट करेंगे? डिक्रीज इन बिल पेबल, पेटेंट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट और लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। तो उसने क्या बोला? क्या डिडक्ट करेंगे हम? ठीक है,
तो ये क्वेश्चन सही है मतलब। तो इसमें हम डिक्रीज इन बिल पेबल हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, ठीक है, ये माइनस होगा। पेटेंट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ये क्या होंगे, ऐड होंगे। और डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट है जो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और लॉस इन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, लॉस है जो वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, डिक्रीज इन बिल पेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नेट कैश फ्लो कैसे इंक्रीज होगा, तो है इशुएंस ऑफ कैपिटल स्टॉक फॉर कैश एट प्राइस अबव पार, कैपिटल स्टॉक इशू कर रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। परचेज ऑफ ट्रक परचेज कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग में आएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैश एट अ गेन, सेल कर रहे हैं इक्विपमेंट्स की तो ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम ए कस्टमर से हम पैसे जो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल से हम कलेक्शन रिसीव कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, for purpose of preparing a cash flow statement which of the following is not considered a cash equivalent, किसको हम कैश इक्विवेलेंट नहीं कंसिडर करते। तो फर्स्ट है मनी मार्केट फंड को कंसिडर किया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इसको हम कैश कंसिडर नहीं करेंगे। ट्रेजरी बिल्स करेंगे, कमर्शियल पेपर्स करेंगे, ठीक है जी। मतलब कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाता है, ध्यान से देखिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, ट्रेजरी बिल्स आ जाएगा, कमर्शियल पेपर्स आ जाएगा, एंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है जो वो नहीं आएगा, ये आएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज दैट। मतलब जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है इनमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। द डायरेक्ट मेथड रिकनसाइल accrual based net income with the net cash flow from operations. The indirect method show the specific cash inflow and outflow constituting the operating activities. मतलब वो बोल रहा है कि क्या डायरेक्ट मेथड में हम एक्रूअल बेस्ड नेट इनकम लेते हैं और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, और इनडायरेक्ट मेथड में हम स्पेसिफिक लेते हैं कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। नेक्स्ट बोल रहा है द डायरेक्ट मेथड रिजल्ट इन लोअर फिगर फॉर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देन डज द इनडायरेक्ट मेथड, कि जो इनडायरेक्ट मेथड में नेट कैश फ्लो की फिगर आती है वो डायरेक्ट मेथड में उससे कम आती है। द फॉर्मेट ऑफ द सेक्शन कंप्यूटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज डिफरेंट अंडर द टू मेथड। फॉर्मेट है जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने का वो डिफरेंट है। तो देखिए जो उसने ये बोला है कि फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हम क्या लेते हैं, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड फॉर टू सप्लायर्स, ठीक है, इस तरह की हम पेमेंट्स और रिसीट्स लेते हैं। बट जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हम नेट इनकम लेके चलते हैं, फिर उसमें हम कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, कुछ आइटम्स लेस करते हैं, तो फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कैलकुलेट करते हैं। तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि जो फॉर्मेट है ना कंप्यूट करने का नेट कैश फ्लो को, वो फॉर्मेट ही इन दोनों का डिफरेंट है। और एक और बात बताती हूँ कि जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में जो अमाउंट आती है, ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में अमाउंट आती है ना, वो अमाउंट हमेशा सेम आती है, डिफरेंट अमाउंट नहीं आती है। जो जैसे इसने बोला ना कि डायरेक्ट मेथड में कम आएंगे इनडायरेक्ट से, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में सेम अमाउंट आएगी। और एक्रूअल बेस्ड का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है जो वो ट्रू है। व्हेन ए कंपनी परचेज इक्विपमेंट इशूइंग शेयर्स द इक्विपमेंट परचेज इज रिपोर्टेड एज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नो, जब हम इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं उसके बदले में हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इसमें तो फ्लो ऑफ कैश हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन ए कंपनी सेल इक्विपमेंट फॉर कैश एट ए लॉस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ डिक्रीजेज। तो उसने क्या बोला कि जब हम इक्विपमेंट्स को बेचते हैं लॉस पे तो क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डिक्रीज होगा, नहीं। तो इसमें क्या होगा, चाहे हम इक्विपमेंट्स को लॉस पे बेच रहे हैं या गेन पे बेच रहे हैं, बट हम इक्विपमेंट्स को बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश है जो वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑन ए बिल रिसीवेबल इज ए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नो, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, बिल रिसीव करने थे हमने, तो इसकी जो कलेक्शन है वो आएगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है जो वो सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो द एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय इशूइंग इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लैंड खरीद रहे हैं, ठीक है, बाय इशूइंग इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये क्या है, ये नॉन कैश
एक्टिविटी है, इसमें कैश बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। तो इसमें क्या लिखा, उसने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, इज़ नॉट शोन एट ऑल सिंस नो कैश वॉज रिसीव्ड और डिस्पर्स्ड, सेकेंड इज शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और इज शोन एज सप्लीमेंट्री शेड्यूल्ड एज ए नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। इसे हम एज अ सप्लीमेंट्री शेड्यूल यूज़ करेंगे, नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, बिकॉज हमें दिखाना तो पड़ेगा, ठीक है, बट हम इसे प्रॉपर नहीं दिखाएंगे, तो एज ए सप्लीमेंट्री शेड्यूल दिखाएंगे हम इसे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डज नॉट अप्लाई टू कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट की क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, शॉर्ट टर्म होता है, बिल्कुल होता है, हाईली लिक्विड होता है, बिल्कुल होता है, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, बिल्कुल होता है, हाईली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, नो, ये हाईली सेंसिटिव नहीं होता बिकॉज ये शॉर्ट टर्म होता है, हाईली लिक्विड होता है और जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एडजस्टमेंट टू नेट इनकम यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। कौन सी एडजस्टमेंट नहीं है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो ये है, ठीक है, एन इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी है, एन इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ये भी है, एन इंक्रीज इन लैंड नहीं है बिकॉज इंक्रीज इन लैंड किसकी एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ कैश फ्लो रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ऑपरेटिंग आएगा, फाइनेंसिंग आएगा, इन्वेस्टिंग आएगा, क्या नहीं आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम टैक्सेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इसने क्या बोला है, इफ़ ए कंपनी चेंजेस फ्रॉम ऑफरिंग 30 डेज क्रेडिट टू कस्टमर्स टू ऑफरिंग 50 डे क्रेडिट, ठीक है, 30 दिन का क्रेडिट दे रही थी कस्टमर को, अब उसने 50 डेज का क्रेडिट देना शो कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस विल इंक्रीज, क्या कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज। देखिए उसने कस्टमर को ऑफरिंग देनी शुरू की है 30 डेज़ की जगह 50 डे, मतलब फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, हम क्या कहेंगे कि जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। रीज़न इज़ कि पहले जो कैश है हमें 30 दिन में आ जाता था, वो कैश हमें 50 दिन में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिवील्ड बाय कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वेदर द कंपनी हैज़ पेड अ डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, क्या ये हमें पता लगेगा, ठीक है, बिल्कुल पता लगेगा। नेक्स्ट है हाउ द कंपनी हैज़ मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल ओवर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, हम ये भी देखेंगे कि कैश कहाँ से आया कहाँ से गया, तो ये भी पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर द कंपनी हैज़ एक्सीडेड इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट ड्यूरिंग द ईयर, ओवरड्राफ्ट लिमिट को एक्सीड किया है या नहीं किया, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं पता लगेगा, राइट, तो हमें बैंक स्टेटमेंट से ही पता लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन इंक्रीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इंक्रीज कैश फ्लो कैसे होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट है परचेजिंग प्रोडक्शन इक्विपमेंट विद कैश, परचेज कर रहे हैं हम इक्विपमेंट्स को, तो इससे आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा, हमें इनफ्लो देखना है। सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड रिसीविंग कैश, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है पेइंग आउट कैश डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है सेलिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग सेल कर रहे हैं और कैश रिसीव कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कैश फ्लो इनडायरेक्टली रिलेट टू द, कैश फ्लो किससे रिलेट करता है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं फर्म के प्रोडक्ट्स की और उनको सेल कर रहे हैं, तो इसे ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कैश फ्लो दैट रिजल्ट फ्रॉम डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग इंकरेंस एंड रीपेमेंट ऑफ डेट, कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, कैश आउटफ्लो टू पे कैश इक्विडेंट और रीपरचेज शेयर्स आर कॉल्ड। मतलब जो ये जो सारी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है कि हम क्या शेयर्स है जो वो बेच रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिबेंचर्स बेच रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा, ये आएगा हमारा फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, होल्डिंग ऑल अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए कैश फ्लो। सभी चीज़ों को अगर हम कॉन्स्टेंट रखें तो कौन सी एक्टिविटी है जो वो कैश आउटफ्लो दिखाती है। द कंपनी सेल्स अ मशीन, कंपनी ने कोई मशीन बेची है, कंपनी ने कोई एक्वायर किया इन्वेंट्री। नेक्स्ट है द कंपनी रिसीव अ बैंक लोन, द कंपनी इंक्रीज अकाउंट पेबल। तो द कंपनी एक्वायर इन्वेंट्री, एक मिनट, कंपनी एक्वायर इन्वेंट्री, ये आएगा हमारा कैश आउटफ्लो। मतलब सभी चीज़ें हमने कॉन्स्टेंट रखी हैं, बट ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।